अब इसमें जैसे क्वेश्चन दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा। अब देखो इसमें पूरे में तो ये कह रहा है कि है ना, पर यूनिट दिया इट इज मेड ऑफ टू हेमिस्फेरिकल शेल्स। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो शेल है ये तो पूरी एक शेल ही मानी जाएगी। अब जैसे आपने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, उसमें ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं होगा, पर ये पॉसिबल ही नहीं है जो बोल रहा है कि इधर सिग्मा 1 है शेल पर, इधर सिग्मा 2 है। मालूम है, इसको करने में तो मैं कर दूंगा आंसर इसका, लेकिन ये पूरी तरह से रॉन्ग है। मालूम है, मतलब फोर्स हम लोग निकाल ही नहीं सकते इनके बीच में, अगर दो अलग अलग सिग्मा, वो भी स्पेयर के केस में। आई बात समझ में, कर ही नहीं सकते आप, वो गलत दिया उसने दिया। तो मुझे मालूम है उसने क्या करके आंसर निकाला, मैं आंसर ही बता सकता हूँ क्या है, तो छोड़ो उसको, कोई मतलब ही नहीं, बेकार है क्वेश्चन। अब जैसे इसमें क्या है कि सब जगह सिग्मा ही है ना, तो ये एक तरह से यहाँ ये दो शेल हमारे पास में, तो हमें मालूम है कि यहाँ आप देखोगे कि इस वाले किसी भी पॉइंट पर अगर आप जाओगे तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता है तो ये शेल हमारे पास में है, तो आपको ये मालूम है कि यहाँ सब जगह जो प्रेशर है ना सेम है, यहाँ सब जगह प्रेशर क्या है, सेम है। तो प्रेशर क्या मिलेगा आपको, उस प्रेशर की वजह से कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हो तो उस पर जो फोर्स लगेगा इधर, वो लगेगा दरअसल सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी लगेगा। तो इधर भी जाओगे किसी डी एलिमेंट के लिए तो इसको फोर्स इधर लगेगा, इसको इधर जाओगे तो इसको इधर लगेगा, इसको इधर जाओगे तो इसको इधर लगेगा, इसको इधर लगेगा, इसको इधर लगेगा। तो इसका सब जगह प्रेशर सेम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ इन सबको रिजोल्व करोगे तो नेट फोर्स इधर की तरफ बनेगा। तो इसका मतलब है क्योंकि आप जब प्रोजेक्शन लोगे तो इसका एरिया ये आ जाएगा ना, तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर, और ये इक्वल टू इतना फोर्स आपको लगाना होगा, यही आंसर है। हाँ समझा सर। सर आपने स्टार्टिंग में क्यों बोला कि मतलब वो फोर्स नहीं निकाल सकते, उसका रीजन क्या है? कैसे निकालेंगे शेल में, बताओ मुझे आप, क्या कॉन्सेप्ट से निकाला था मैंने, यहाँ बताओ। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, ये मानते हो आप? पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं होगा। फिर ये जो कॉन्सेप्ट निकाला था कहाँ से निकाला था हम लोगों ने? प्रेशर से, उसने मतलब पता नहीं किस आधार पे उसने बना लिया हो, उसने तो इस आधार पे बनाया। मालूम है उसने क्या किया, मालूम है उसको आंसर क्या रहा होगा, इधर सिग्मा 1 इधर सिग्मा 2 था ना, तो उन्होंने क्या किया कि इधर सिग्मा 2 है, तो यहाँ क्या किया, मेरे ख्याल से सिग्मा 1 की वजह से यहाँ फोर्स, इस पर प्रेशर क्या लिख दिया होगा, सिग्मा 1 का होल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा होगा। ये तो कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। हाँ सर, हाँ वो गलत है, वो तो एकदम ही गलत है, पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं भाई, भगवान जाने। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 24। Two non-conducting spheres of radii R1, R2 and carrying uniform volume charge density. तो यहाँ वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो रो है, ये माइनस रो है, ठीक है, हमें इस पॉइंट पर चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये R1 वेक्टर है, ये मान लेता हूँ कि R2 वेक्टर है, और ये इधर क्या है हमारे पास में, ये C1 मान लेता हूँ, C2 मान लेता हूँ।
यानी C1 C2 मतलब ये A वेक्टर मान लेता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, R1 वेक्टर। और आप देखो कि ये जो C1 जो सेंटर है उसका जो स्क्वायर, उसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, रो R1 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर इसकी दूसरे की वजह से क्या हो जाएगा, तो लेकिन ये माइनस रो R2 वेक्टर बाई क्या लिखेंगे, 3 एप्सिलॉन नॉट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E वेक्टर इक्वल टू आ गया हमारे पास में कि यहाँ से बाहर ले लो तो रो बाय एप्सिलॉन नॉट को बाहर लेंगे तो R1 माइनस R2 वेक्टर क्या रहा है, A वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो A के डायरेक्शन में है। तो आंसर ये आना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता तो सब जगह पोटेंशियल उस वाले शेडेड पार्ट में क्या होता, सेम होता, यानी जीरो है तो फिर जीरो बना रहता है, ऐसा कांस्टेंट होता है। ठीक है, आंसर हो गया C एंड D। पार्ट 1 का 11 भी है। Three concentric metallic spherical shells of radii R2, R3, R are given charges Q1, Q2, Q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surface of the shells are equal. अब देखो इसने क्या कहा कि एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है और एक स्फेयर ये है। इसकी जो रेडियस है वो R है, इसकी जो रेडियस है वो 2R है और इसकी जो रेडियस है वो 3R है। Three concentric metallic spherical shells of radii R, 2R, 3R are given charges. तो अगर इसको Q1 चार्ज दिया तो ये तो आउटर सरफेस पर होगा, इसको Q2 दिया लेकिन यहाँ क्या जाएगा, माइनस Q1 जाएगा। अगर यहाँ Q1 जाएगा माइनस में तो यहाँ कितना जाएगा, Q1 प्लस Q2 जाएगा। अब यहाँ कितना जाएगा, यहाँ माइनस में माइनस Q1 माइनस Q, ये माइनस में क्या जाएगा, माइनस Q1 प्लस Q2 जाएगा। तो बाहर वाले को Q3 दिया तो बाहर वाले सरफेस पे क्या जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल चार्ज Q3 होना चाहिए, अंदर वाले पे Q2 होना चाहिए। इसने क्या कहा, इसने कहा Q1 बाई पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई पाई 2R का 4 होगा ना, इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई 3R का होल स्क्वायर होगा। ये कह रहा क्वेश्चन में, देखो It is found that the surface charge densities on the outer surfaces of the shells are equal, क्योंकि कंडक्टिंग है, मेटालिक है। Then the ratio of the charge, निकाल लोगे, अब 3 इक्वेशन है, 3 अननोन यहाँ से कर लोगे। हाँ सर हो जाएगा। पार्ट 1 का 11 हो गया, पार्ट 1 का 13 भी है। अच्छा चलिए, 13 क्या कहता भाई, solid sphere of radius R has a charge Q। हम बोलिए सर 1 मिनट सर, पीछे 1 मिनट पीछे कीजिए ना। हाँ सर होगी। solid sphere of radius R has charge Q distributed in its volume with charge density दिया हुआ है। तो कह रहा है कि where K and R are constant, R is the distance from its center, if the electric field at R equal to R by 2 is 1 by 8 times that at R। तो इसका मतलब है कि हमें पहले जनरल R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, है ना। इस R के लिए क्या करेंगे, X पे जाके dx बनाएंगे, तो यहाँ का dq मतलब जो dq चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx इंटू रो कर देंगे, रो अपने को दे रखा है
है ना, तो इसको 0 स्मॉल r इंडिकेट करेंगे तो क्यू एनक्लोज्ड आ गया। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx और ये हो गया k x टू पावर a होगा, इसको 0 to r इंडिकेट करेंगे तो 4 पाई k, ये हो गया x टू पावर a प्लस, तो हो जाएगा x टू पावर a प्लस 3 डिवाइडेड बाई a प्लस 3 0 to r, ये क्यू एनक्लोज्ड आ गया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू e इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, तो 4 पाई k बाई a प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट और ये r टू पावर a प्लस 3। ठीक है, बस ये मिल गया आपको। तो ये कह रहा है कि बाकी सब दे रखा है, सॉल्व कर लोगे? हाँ सर। नहीं कर लोगे? हाँ बट मेरे को ना है ना? सर एक डाउट था, जब मैंने पूछो। मतलब लॉ के बिना जो डायरेक्ट ऐसे रो डीवी वाले से जो करते हैं सर Q1, मतलब यही जो आपने किया है इंटीग्रेशन Q वाला, तो मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। तो कहीं ठीक गलती है। कर दी होगी कैलकुलेशन में, हाँ ठीक है सर, देख लीजिए। है ना? नाइनटीन लिखना है। हाँ सर। हाँ वुडन ब्लॉक परफॉर्म्स SHM तो अभी मान लो ये इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर क्यों? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नहीं लगाया है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स ही मान लो। तो जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होगी तो इस पर फोर्स क्या होगा? 0। इस पर क्यू चार्ज दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है वुडन ब्लॉक परफॉर्म SHM ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस विद फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी इसका जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट m बाई के होगा, अगर के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है और मास इसका m है और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है अभी इस केस के लिए। The block carries a charge Q on its surface if now uniform electric field E is switched on। तो जैसे स्विच ऑन करोगे तो ये यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इमीडिएटली वेलोसिटी नहीं लाता है, तो इसकी वेलोसिटी तो 0 है, तो ये क्या करेगा? इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ कहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर लगा दिया। तो ये मान लेते हैं कि ये x0 है, तो यहाँ इसको जो फोर्स लगेगा ये k है, ये kx0 है, ये q इंटू ई है, ये आ गया हमारे पास में kx0 इक्वल टू क्यू ई। ये बहुत ही इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया? यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना? लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है चेंज नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी वो भी मैं बताता हूँ अभी आपको। देन द SHM ऑफ द ब्लॉक विल बी, तो ये जो हो जाएगा कि ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, नहीं सेम फ्रीक्वेंसी होगी, इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/f एंड विथ शिफ्टेड मीन पोजीशन। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब कैसे हुआ दिखाते हैं। तो यहाँ आने के बाद मान लो अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ x डिस्प्लेस किया, तो आप देखोगे कि इसको फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना आ रहा है? इसका एक्सेलरेशन उधर की तरफ है तो फोर्स आ जाएगा यानी ma, और वो कितना होगा? क्योंकि फोर्स ये आ जाएगा दरअसल यहाँ नेट फोर्स में टुवर्ड द सेंटर ही ले रहा हूँ, तो वो हो जाएगा k x प्लस x0 माइनस क्यू ई। आप देखो कि ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया? के एक्स। देखो वैसे तो जिधर डिस्प्लेस करते हैं उधर एक्सेलरेशन लेना चाहिए, तो माइनस आ जाता है यहाँ, लेकिन मैं इधर ही लेता हूँ। जब भी मैं SHM में कभी बात करता हूँ तो मैं हमेशा ऐसे चलूंगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? k बाई एम एक्स, यानी ओमेगा स्क्वायर एक्स के, यानी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा, तो क्या कर रहा है? SHM कर रहा है। तो आप देखो ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है? k बाई एम ही तो आ रहा है, तो अल्टीमेटली इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। और वैसे भी ऐसे भी याद रखो, आप जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है तो मान के चलो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी यही बनी रहेगी अगर कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर लग रहा है तो। ठीक है, हाँ सर ठीक। क्वेश्चन नंबर 28।
अब 28 में क्या है देखो, इसको ट्रिक तरीके से अगर मैं करता हूँ तो बड़ा एक ही लाइन में क्वेश्चन है। कैसे? आप ये देखो इसका क्या किस तरह से देखो, ये ऐसा हो रहा है कि मान लो ये इनफाइनाइट वायरस जेड एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ देखो आप, ये जिस तरह से इसने दिया है ना वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक हेक्सागोनल रखा हुआ है, मालूम है? आप यहाँ इसी को ले लो, देखो अगर इसकी साइड लेंथ में कहता हूँ ए है ना, तो देखो इसकी साइड लेंथ अगर ए है तो ये डिस्टेंस क्या होता है, a√3/2 तो है, वही तो दिया देखो। ये जो वायर है ना यहाँ, ये वायर क्या है, जेड एक्सिस, इसको जेड एक्सिस के अलोंग समझो आप, हरी बात सुन में। तो वैसे चलो वाई एक्सिस के अलोंग समझ लो, जैसे भी हो। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से आपको मालूम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। तो आप यहाँ देखो कि इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ कितना दिया है इसने, एल दिया है। तो एल देने का मतलब लेमडा एल, ये क्यू एनक्लोज्ड हो गया। तो टोटल फ्लक्स इससे कितना हुआ, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ना। तो एक से कितना पास हो रहा है, तो 6 से डिवाइड कर दो ना इसको, यही तो आंसर है देखो। अच्छा हाँ ठीक है। सर आपने हेक्सागोन बनाया ना उस वायर को? सर हेक्सागोन 3D में कैसा दिखेगा वो समझ नहीं आ रहा। हाँ सर, वो समझा नहीं। आवाज नहीं आ रही है सर। ये देखो ऐसा हेक्सागोनल बनेगा नहीं। हेक्सागोनल समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ। और वो वायर ऐसे निकल रहा है देखो, हाँ अभी विजुअलाइज हो रहा, थोड़ा सा जोर दो देखो। नहीं तो इसका एक और तरीका इंटीग्रेशन उससे करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो ऐसे जाएगा ना, यानी जो टोटल फ्लक्स है वो क्योंकि इस वाले जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है इससे तो फ्लक्स जीरो ही है, उसी तरह नीचे वाले पार्ट से भी फ्लक्स जीरो होगा, यानी जो भी फ्लक्स जाएगा इन्हीं सर्फेसेस से जाएगा टोटल फ्लक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी आ रही है इसकी, लेमडा एल आ रही है, देखो ना आप इधर से देखो, इधर इधर जाके किधर, लेफ्ट में जाके एडी साइड से देखो आप वाई एक्सिस की तरफ, तब आपको विजुलाइज होगा हेक्सागोनल बन। ये जो मैं डिफरेंस जो बता रहा हूँ ना, ये आप ऐसे देखो कि एडी साइड पे जाके इधर लेफ्ट में, और वहां से वाई साइड में देखो आप, तो वाई साइड में देखोगे तो ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, इसकी लेंथ ए है कि नहीं देखो, और ये वायर ऐसा नजर आएगा कि नहीं आएगा, एडी साइड हाँ से सर। देखो। तो ये डिस्टेंस दे रखा है उसने, कितना दिया देखो ना, a√3/2 दिया नहीं दिया, इसका मतलब देखो ना ये ऐसा बनेगा। और आपको मालूम है रेगुलर हेक्सागोन में ये क्या होता है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना, तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते कि नहीं होते हैं, मतलब ये वाले, हाँ अभी भी विजुलाइज हाँ नहीं हुआ? सर। क्या ही सोचते हो यार तुम लोग, सोचो भी आता हूँ मैं देखो।
हो गया विजुलाइज? सर एक बार आप वो बता सकते हैं कि वो गिवन रेक्टेंगल कहाँ पे है? वो मतलब समझ में नहीं। क्या चीज समझ में नहीं है? गिवन रेक्टेंगल है ना ABCD, वो एक बार आप मार्क करके दिखा सकते हैं क्या? चलो दूसरा मेथड बताता हूँ। ये जो आपको डॉटेड वाला जो दिया हुआ है, ये एक्स जेड प्लेन में दिया हुआ है, ऐसे दिया ना। ये वाई है, ये जेड है, और ये एक्स एक्सिस है। ये जो वायर है ये अलोंग द वाई एक्सिस रखा है ऐसे, है ना। विजुलाइज हो रहा है? और मैं इधर से देख रहा हूँ, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। ये ए है, और ये डिस्टेंस यहाँ से कितना दिया है इसने? a√3/2 दिया है, और ये कितना दिया है? एल दिया है। मैं इधर से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा नजर आएगा, ये ए और ये डी है, ए के बाद यहाँ बी है और डी के बाद यहाँ सी है, और ये वायर ऐसा नजर आ रहा है। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? a√3/2 दिया है, ये ए दिया है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये a/2 है दरअसल। तो आप देख रहे हो इनफाइनाइट वायर, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो ऐसे होगी। कैसे लाइन जा रही है? ऐसे जा रही, ये बात सुन में आई? ये सुन में आ रहा है? समझा सर। अब क्या करना है इसमें, ये हमारे पास में है, यहाँ से x डिस्टेंस पर जाओ और ये dx एलिमेंट लेंगे, तो एक ऐसी स्ट्रिप मिलेगी आपको यहाँ, जिसकी लेंथ कितना है? l है, और थिकनेस कितना है? dx है। तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर होगी E। तो ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ, तो ये आर बता सकते हो आप, इसकी वजह से E कितना मिलेगा यहाँ? लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। लेकिन ये इसका एरिया की डायरेक्शन तो इधर है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यानी ई एल डी एक्स इंटू कॉस थीटा, ये फ्लक्स होगा कि नहीं होगा इससे पास होने वाला? हाँ सर। हाँ सर। ये तो समझ में आ रहा है ना? हाँ तो यहाँ ई दे रखा, आर कितना आ रहा है आपके पास? देखो यहाँ r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर रूट है, और cos थीटा क्या हमारे पास में? a√3 है ना, ये होगा, यही है। देखो कैसे, क्योंकि ये एंगल थीटा का मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में √x² प्लस ए स्क्वायर 3a² होगा। क्या है हमारे पास में? ई कितना है? लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट √x² प्लस 3a² इंटू कॉस, तो a√3/2 बाई √x² प्लस a² 3/4 है। ये E और cos थीटा आ गया, और ये L इंटू dx है। आप यहाँ देखो कितना आ गया है, a√3 लैम्बडा L बाई ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया? dx बाई x² प्लस a² a² 3/4 आ गया। इसका इंटीग्रेशन तो आता ही आपको, कहाँ से इंटीग्रेट करूंगा लेकिन?
-a/2 to a/2 माइनस a/2 है ना। तो करिएगा, आंसर आपको लैम्बडा L/6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, करके देखिएगा। अभी तो क्लियर है, और वो ट्रिक नहीं समझ में आ रही, अब सोचिएगा क्या बन रहा है, क्लियर हो जाएगा वहाँ क्या। हाँ सर समझे। ये तो समझ में आएगा ही ना, गधा जो मेथड होता है ना वो हमेशा समझ में आता है बच्चों को, गधा किसा है वाला जिसको मैं कहता हूँ। पार्ट 1 में तो हो गया, इतना ही था। पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 का ओमकार, ये 18 पार्ट 2 का है कि पार्ट 1 का है ये? सर वो पार्ट 31 वन है, का है पार्ट सर, पार्ट 1 का है। 31। पार्ट 1 का 18। चलो बताता हूँ। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप इब्राहिम? 31 भी है सर। 31 भी ठीक है। स्फेरिकल मेटल शेल A ऑफ रेडियस R एंड सॉलिड मेटल स्फेयर B ऑफ रेडियस R। देखो मेटल का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड हो कि हॉलो है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसकी जो रेडियस है वो RA है, और इसकी जो रेडियस है वो RB है। तो कह रहा है कि स्फेरिकल मेटल शेल A ऑफ रेडियस R एंड सॉलिड मेटल स्फीयर B ऑफ रेडियस RB आर केप्ट फार अपार्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। क्यों फार अपार्ट बोला? ताकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म बना रहे। आर केप्ट फार अपार्ट एंड ईच इज गिवन चार्ज Q। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म बना हुआ है, ये कहने का मतलब है फार अपार्ट का। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको कनेक्ट किया, ठीक है। दोनों पे चार्ज Q है, दोनों पे चार्ज Q है। इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे अभी आप KQ/RA। इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे? KQ/RB। दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा है, क्योंकि R है, RB से ज्यादा है। इसका मतलब चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। तो ये कह रहा है कि नाउ दे आर कनेक्टेड बाय थिन मेटल शेल। तो कर देते हैं। तो दोनों के इनसाइड देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा 0 होगा, है ना। तो दोनों के है ना उसमें तो 0 होगा। तो कनेक्ट करने के बाद अपने को बताना है, कनेक्ट करने के पहले नहीं। तो कनेक्ट करने के बाद दोनों, इस पे चार्ज किया जाता है Q1, इस पे Q2, यानी Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 2Q। दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो Q1 इक्वल टू Q2, यानी कि Q1/RA इक्वल टू KQ2/RB। दोनों ने दो इक्वेशन है, निकाल लो, ठीक है ना। Q1 Q2 मिल जाएगा आपको। Q1 हाँ सर। Q2 मिल गया तो बस हो जाएगा, उसके बाद हाँ क्लियर है, हो जाएगा। हाँ सर समझ गया। हम्म ठीक है। और कौन सा 31? A point charge plus Q is placed just outside an imaginary hemispherical, just outside लिखा है इसमें। तो जस्ट यहाँ रखा है कैपिटल Q। इससे जो लाइंस जाएगी वो ऐसे लाइंस जा रही होगी। क्या कह रहा भाई?
रेडियस पे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एंड फ्लैट सरफेस इज q by एप्सिलॉन नॉट। वो तो कभी नहीं हो सकता आरिबासन में, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है, हाँ यानी बराबर इस, नहीं। है ना, वो तो भाई टोटल फ्लक्स तो हो नहीं सकता जब तक इसको पूरा इनक्लोज नहीं करोगे। हाँ तो हटाए दो। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। ये भी कहाँ का है, कैसे कहोगे? इस सरफेस पे कहाँ है? ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर कहाँ है? ये भी गलत हो गया। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द नहीं फ्लैट सर, वो बोले सरफेस इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। component of electric field normal to the flat surface is constant over the surface। तो कंपोनेंट भी कहाँ देख लेते हैं, थीटा चेंज करोगे, मान लो इसी के लिए देख लो, ये डिस्टेंस यहाँ से मान लो कितना है x है, और ये रेडियस कितना है r है, तो ये एंगल थीटा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा आपको उसकी वजह से, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसका कंपोनेंट क्या होगा, cos थीटा। थीटा थीटा जैसे चेंज हो रहा है, ये सॉरी स्मॉल r स्क्वायर है, हाँ नहीं, है ना? कांस्टेंट नहीं है, बराबर है। हाँ तो कांस्टेंट तो आएगा नहीं ना वो। हाँ हाँ कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल। हाँ ये सही है, क्यों? क्योंकि इस सर्कमफ्रेंस का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है वहां से, उस पॉइंट से, है कि नहीं? मान लो सर्कमफ्रेंस है और चार्ज आपने यहाँ रखा है, तो ये पॉइंट, ये हर पॉइंट इसका इक्वल डिस्टेंस पर है कि नहीं? तो सब जगह पोटेंशियल हाँ क्या होगा, सर, हाँ सर्कमफ्रेंस सेम होगा, तो सही हो गया। हाँ फिर क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस, अब ध्यान से देखिए, कर्व्ड सरफेस की जब ये बात कर रहा है तो इसने कहा कि इमेजिनरी हेमिस्फीयर है। इमेजिनरी हेमिस्फीयर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है ना इसका, ये ओपन पार्ट है। हेमिस्फीयर का मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ऐसा है, तो इसका मतलब ये हुआ कर्व्ड सरफेस। तो आप यहाँ देखो कि अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसके वाले जितने भी, देखो कर्व्ड सरफेस से पास होके बाहर चले जा रहे हैं, यहाँ से एंटर करके बाहर चले जा रहे हैं, यानी इसको तो काउंटिंग मत करो। हाँ, तो वो कर्व्ड प्लस सरफेस जीरो कौन से कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा है? वो इस वाले कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा है, ये वाले की। तो ये वाला जो यहाँ से क्रॉस करके जा रहा है वही तो आंसर है हाँ हाँ सर। है ना? तो ये हमें मालूम है कितना होता है, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा यानी जो कि 45 होगा, तो 1 बाई √2। लेकिन यहाँ माइनस लिया इसने, माइनस इसलिए दो बार, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसने देखो इसका एरिया की डायरेक्शन किधर ले रहा है, बाहर की तरफ ले रहा है, और जो लाइन से वो तो अंदर क्रॉस करके जा रही है ना? तो इस वाले पार्ट पर क्या हो रहा है यहाँ, क्योंकि ये जो फ्लक्स जाएगा ये इसी को काउंट कर रहा है, तो इसका एरिया की डायरेक्शन है बाहर की तरफ ले रहा है, यहाँ भी जाएगा तो एरिया तो इधर है, हाँ तो इसलिए वहां नेगेटिव लगा देंगे हम लोग। अगर ये पॉजिटिव लेता तब भी आंसर सही था, वो हरी बात सुन में, अगर पॉजिटिव भी लेता हाँ तब भी हाँ आंसर सही माना जाता हाँ है ना? तो ये आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ, समझा सर। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट 2 का 20, ये 31 हो गया। अच्छा ठीक है, पार्ट 2 का 20 21, बस इतना ही ना? हाँ सर। 2022 The uniformly charged solid sphere of radius r is potential V naught measured with respect to infinity। तो सॉलिड स्फीयर है, तो आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी उसका अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ होता है पैराबोला, फिर ये हाइपरबोला, तो ये हो गया 3v0/2, क्योंकि सरफेस पे v0 है तो r इक्वल टू कैपिटल R। अब ये 3v0 यानी ये इसका मतलब हुआ r1 इक्वल टू 0 हो गया भाई यहाँ, क्योंकि ये क्या है देखो, यानी r1 इक्वल टू 0 हो गया। और 5v0/4, ये इसका मतलब कहाँ की बात कर रहा है, 5v0/4 यहाँ होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये r2 ये होना चाहिए, तभी तो ये कितना आ रहा है यहाँ 5v0/4 आ रहा है। उसके बाद 3v0/4, इसका मतलब यहाँ कहीं होना चाहिए,
3v0/4, यानी ये कौन सा हो गया, ये है ना, तो ये कह रहा है Outside. कि यूनिफॉर्म है ना, और ये आर हो गया, तो 3v0/4 यानी कितना हो गया, R3 हो गया, ठीक है। और v0/4 ये हो गया, इसका मतलब है कि ये R4 है। अब सॉल्व करो यार, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, KQ/2R3 3R² - R²। ये पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक है, R से लेकर R 0 less से than लेकर R. R तक, है ना। हाँ. और उसके बार का आपको पता ही है, अगर R ग्रेटर देन कैपिटल R है तो KQ/R by R. होता है। देख लो, इसको कर लोगे अब। हाँ सर, हो जाएगा. 21 region between two concentric spheres of radii A and B respectively has volume charge density दिया हुआ है ना, तो where A is a constant and मतलब ऐसा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये A है और यहाँ से यहाँ तक ये B है। ये ऐसा दिया है और यहाँ Q चार्ज दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है, इसकी डेंसिटी अपने को दिया A से B तक की डेंसिटी A/R दिया है, और एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज अ पॉइंट चार्ज की द वैल्यू ऑफ S सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब है यहाँ से R डिस्टेंस पर आप जाओगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग। तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा हर इस पर मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो चेंज कर रही है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का चार्ज भी निकाल लेते हैं, टोटल एनक्लोज चार्ज, तो कितना हो जाएगा वो, तो यहाँ से आप लिख लो 4πx² dx, है ना, और डेंसिटी क्या है A/R, और इसको इंडिकेट करेंगे A to स्मॉल r, ये आ गया स्मॉल q, है ना। तो ये आ गया हमारे पास में, ये मतलब R/ ये A/x हो जाएगा, तो x से तो x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास हो गया 4πA, और ये मिलेगा x²/2, यानी R² - A²/2। तो चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, कैपिटल Q + Q, और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो गॉस लॉ लगा रहा हूँ मैं, तो 4π डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πR² × E = Q + Q by ε0। तो 4πR² E = Q by ε0 प्लस 1/ε0 × 4πA/2 R² - A²। यहाँ से R² से डिवाइड कर दो, जहां जहां भी R की टर्म मिले उसको 0 कर दो। मतलब कैसे बताता हूँ मैं इसको, लिख लिया है, हाँ सर. ये फिगर रफ कर दूं ना। हाँ. तो यहाँ से देखो आप, पहली बात तो इससे डिवाइड कर दो, E = आ गया Q by 4πε0 R², यहाँ क्या हो जाएगा, है 4π से 4π कट जाएगा, और A/2 ε0 R², तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 - A² R², ये मिलेगा। अब ये कांस्टेंट कब आएगा, जब मैं यहाँ से Q by 4πε0 माइनस A² by 2ε0 1/R² प्लस A/2ε0। इसका मतलब है कि इस वाले टर्म को मैं 0 कर दूं, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा। आ गया आंसर आपको, तो 0 करेंगे तो क्या आ गया, देखो ये आ जाएगा हमारे पास में ε0 से ε0 कट जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी Q/2A² पाई, ये आंसर होना चाहिए, यानी आंसर आ गया इसका 4th ऑप्शन होना चाहिए। बात समझ में आ सर गई? समझा. हाँ समझा.
वो ऐसे लिमिट करना। लेने में थोड़ा गलती हो गया मेरे से। ठीक है, क्वेश्चन तो कभी टफ आते ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो नहीं आते हैं, तो पता नहीं बच्चों को कैसे लगता है। हो गया है पूरा क्लियर? इसका हाँ सर। एक्सरसाइज 2 भी कर लो आप। हाँ सर। उसका क्या आपने? हाँ उसका सर, उसके सॉल्व एग्जांपल्स में है डाउट है मेरे को, मतलब 2 डाउट है। ग्रेविटेशन के ना, ग्रेविटेशन हाँ के ना। सर। हाँ मैंने ग्रेविटेशन की शीट भेजी थी क्या आप लोगों को? सर, थियरी वाली थी ना हम लोग के पास, आपने भेजी थी उसके। थ्योरी वाली भेजी थी ना? हाँ सर, बोला किस पे सॉल्व भेजा था? एग्जांपल। ग्रुप पे ही भेजा था, मेन ग्रुप पे। मेन ग्रुप पे भेजा था क्या? हाँ एग्जांपल बताओ। सर वो 11th वाला नहीं समझा था मेरे को। एग्जांपल 11। हाँ सर। फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट पी एंड क्यू। वो नहीं सर, एक मिनट, गलती हो गई। देख रहा हूँ सर, एक मिनट। सॉरी सर, 9th वाला। फॉर अ गिवन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, तो बताया था ना इसका तो आंसर शेल का ये। खत्म बात। हाँ सर, ठीक है। और निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्फेयर के सरफेस राउटर में तो ये रहेगा, इनसाइड की बात करना है कि सब जगह पोटेंशियल कैसे लिखा मैंने, यही जानना है ना आपको। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था शेल का, तो क्या बताया था ये याद आ रहा है? सोलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से बताया था, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना। हाँ हाँ सर, हाँ याद आया। हाँ तो उससे करो, आ जाएगा। ठीक है। है ना, ये इसका सरफेस आ जाएगा, सरफेस एरिया। और कुछ? सर, इक्वेटर पे आपने बताया था कि वो लैम्बडा का वैल्यू 0 होता है ना। हम्म हाँ, तो ऐसी कुछ सवाल आया था हम लोग के शिफ्ट में 18th में। वो क्या इक्वेटर क्वेश्चन है? पे सर अच्छे भेजो से आप। याद नहीं, पर पूछा था कि टाइम पीरियड क्या होगा कि वो मतलब इक्वेटर पे हम लोग फ्लोट करने लगे, ऐसी कुछ लिखा था, याद नहीं आ रहा सर अच्छे से। क्वेश्चन भेजो यार, ऐसे तो कैसे बताएं। हाँ सर, ढूंढ के भेजता हूँ सर। सर आपने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब वो आपने इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स का आपने बताया था ना कि चार्जेस मतलब आउटसाइड में एवरेज हो जाए बताया, वो वाले क्वेश्चंस कराए थे ना, कौन से वाले? कि मतलब पैरेलल शीट्स रखी है, Q1 Q2 ऐसे चार्जेस दिए हमने, वो वाले हम्म क्वेश्चंस कराए थे ना। तो हम्म उसमें मतलब आपने वो वाला एक नहीं बताया था कि जब ये अर्थिंग करते हैं एक वाले में। अच्छा अच्छा, बता देते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on the surface of metallic on the surface of metallic plate.
क्योंकि जो भी बात करें मेटल का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नॉन कंडक्टिंग है तो उस पर कोई ऐसा नहीं होता, रिडिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नहीं होता चार्ज का। हाँ तो जैसे मान लो ये लेता हूँ मैं, मान लो पहली प्लेट है हमारे पास में, इसको हमने क्यू चार्ज दिया है, तो इस पे चार्ज क्या चला जाएगा, Q/2 चला जाएगा, है ना। तो इस पर पोटेंशियल भी होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा। तो क्योंकि चार्ज दिया तो पोटेंशियल डेफिनेटली होगा, लेकिन जब आप इसको अर्थ करोगे इस केस में इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट मान के करेंगे तो इस पे चार्ज हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल को 0 होना पड़ेगा, इसलिए इस पर फाइनल जो चार्ज है वो 0 आएगा, तभी इस पर पोटेंशियल क्या होगा, सब जगह इस पर सब जगह पोटेंशियल 0 बनेगा। ओके, अब हाँ सर। ये तो मान ये लिख लो पहले। वैसे तो यहाँ नहीं बताया तो फिर वहाँ कैपेसिटर में बता देता, वैसे तो मैं, फिर आपने पूछ लिया तो मैं बता देता। ये कनेक्शन वाला भी बता देता हूँ, प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा। बताइए। आपने वो बीटा डीके में 3 टाइप पढ़ा था ना, बीटा प्लस और बीटा माइनस वाला। तो के कैप्चर, हाँ हाँ, तो वो बीटा माइनस में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में डीके होता है ना। प्रोटॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन किस में, पॉजिट्रॉन में या इलेक्ट्रॉन में? बीटा प्लस की कह रहे हैं ना आप? हाँ सर, जिसमें न्यूट्रिनो पार्टिकल बाहर निकलता है। हाँ, तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस ये न्यूट्रिनो। हाँ हाँ, तो ये पॉसिबल है ना सर? नहीं, फ्री स्पेस में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आप क्यू वैल्यू निकालो, नेगेटिव आ रही है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। तो ये अच्छा, नहीं फ्री ये स्पेस में आया था पॉसिबल ये। नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल है। हाँ तो ठीक है सर। हाँ हाँ, ऐसी ऑप्शन था कि न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल है कि नहीं। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल है। हाँ ठीक है सर, समझ गए। लिख लिया? हाँ सर। अब मान लो 2 प्लेट्स हमारे पास में, तो अगर हमने इसको क्यू चार्ज दिया तो हम देख चुके थे कि इस पर Q/2 आया था और इस पे भी Q/2 आया था, ये तो बात हो चुकी। और इस पे चार्ज 0 है तो यहाँ माइनस Q/2 आया था और यहाँ प्लस Q/2 आया था। अब होता क्या एक्चुअली, जैसे आप इसको अर्थ करोगे तो मान लो जैसे कि अभी तो ये स्विच है जो कि ओपन है ना, तो आफ्टर क्लोजिंग द switch, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो उस केस में क्या होता है एक्चुअली, जैसे क्लोज करेंगे तो ये जो प्लेट ए मान लो ये प्लेट बी है, तो प्लेट बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब 0 हो जाएगा क्योंकि इसको हमने एक तरह से इनफाइनाइट सोर्स से कनेक्ट कर दिया प्लेट बी को। तो ये क्या करेगा, इस पर टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू है प्लेट पर। तो होगा क्या, ये जो प्लस क्यू चार्ज इस पर है वो क्या करेगा, अब इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक तरह से अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो तब तक अट्रैक्ट करेगा कि जब तक ये सारा का सारा चार्ज इसका इस साइड ना आ जाए, और इस पे क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसका मतलब फाइनली इस पे भी चार्ज कितना होना चाहिए, -Q होना चाहिए। क्यों होना चाहिए -Q? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो इसके भी आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा। और ये तब तक अट्रैक्ट करेगा जब तक कि ये Q+Q इधर ना आ जाए, इस सरफेस पर ना आ जाए।
इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप किसी भी प्लेट को, अगर 3 प्लेट 4 प्लेट 10 प्लेट हो, अगर किसी भी एक प्लेट को अगर आपने अर्थ किया तो जो आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस है उस पे चार्ज हमेशा आपको 0 लेना है। अब ये कॉन्सेप्ट बना लेना है। आई बात समझ? सर प्लेट बी का पोटेंशियल हाँ। 0 होगा, ये कैसे हमको पता है? इसलिए पता है क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, और जब 2 कंडक्टर को कनेक्ट करोगे तो अर्थ का तो चेंज होगा नहीं। हरी बात समझ? क्योंकि नहीं अर्थ तो लास्ट उसमें है। मतलब वो पूरा जो राइट का प्लेट है उस पे कुछ चार्ज नहीं बचा और लेफ्ट पे पूरा चला गया, मतलब उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक तो ये है जो मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना इस प्लेट में अर्थ से, तो तब तक करेगा कि जब तक कि खुद भी ना आ जाए इधर की साइड, क्योंकि तब तक ये एक तरह से नेगेटिव चार्ज भी जो है इसके पॉजिटिव इधर वाले चार्ज को भी तो इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ही नहीं करेगा। हाँ तो साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा ना, तो तब तक मतलब जब तक होगा ये प्रोसेस भी, मतलब प्लेट बी पर, तब तक कि सारा चार्ज ए प्लेट का इधर ना आ जाए, इस वाले सरफेस पर ना आ जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता है। इसलिए इस पे चार्ज क्या बना हो जाएगा 0 और इस पे सारा चार्ज आ जाएगा क्यू। तो और अगर ऐसा हुआ तो इस पर माइनस क्यों आना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। आगे बस सुनो, तो ये लिख लो। अभी और भी केस लेता हूँ मैं। और ये सर जो वो वाला पार्ट नहीं समझा कि मतलब वहां पे कौन सा? पोटेंशियल 0 हो गया अर्थिंग की वजह से, उसके बाद वो हम्म। माइनस क्यों चार्ज क्यों आ रहा है वापस उस पे, वो समझ में नहीं आता। माइनस क्यू चार्ज आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? माइनस क्यू चार्ज आएगा क्योंकि इसलिए भी आएगा माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 देखना है ना, हाँ और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देखना है। आप हटा दो, चलो माइनस क्यू नहीं है वहां, तो आप देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस खुद की वजह से तो आ ही नहीं सकता। हाँ समझ में आई बात? हाँ हाँ वो इंड्यूस हो, हाँ ठीक है। सर अगर इसी केस में हम प्लेट बी के लेफ्ट साइड को अर्थ करते तो क्या होता? लेफ्ट करो या राइट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सिस्टम जो ऐसा भी दिख रहा है वैसा बाद में भी रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप इधर कनेक्ट कर दो, सेम ही आंसर। ठीक है। और जब हम ऐसे अर्थ करते हैं किसी भी मेटल प्लेट को, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं तो वो किस डायरेक्शन में बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन तो इसकी डायरेक्शन में होगा ना, इसका मतलब यहाँ से प्लस क्यू चार्ज फ्लो कर गया इसमें से, क्योंकि इस पे तो चार्ज 0 ही था। हर बार ऐसा ही होगा ना? हर बार ऐसा होगा ऐसा नहीं कहूंगा मैं, अच्छा ठीक। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का कनेक्शन है। हाँ लेकिन ये है कि अगर मान लो जैसे 3 प्लेट है और तीनों पर मान लो हमने Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज दिया और किसी एक प्लेट को अर्थ किया, तो टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 फ्लो करेगा मालूम। या 2 प्लेट को अगर आपने अर्थ किया और सब पे आपने इनिशियल में Q1 प्लस Q2 प्लस मतलब Q1 Q2 Q3 चार्ज दिया और 2 प्लेट को आपने अर्थ किया, तो टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा दोनों प्लेट का मिला के जो अर्थ में है, तो एक से हो सकता है Q1 डैश फ्लो करे, दूसरे से Q2 डैश फ्लो करे, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसा होगा। सर तो इसमें कितना फ्लो कर रहा है? इसमें तो Q फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि सिस्टम पर टोटल चार्ज ही Q है, तो Q ही फ्लो कर गया वो। तो प्लेट्स के केस में जितना चार्ज होगा ना प्लेट्स के ऊपर उतना ही चार्ज फ्लो कर जाएगा अर्थ में। अच्छा ठीक है जितना इनिशियल दिया है तभी तो माइनस क्यू आया है इसके ऊपर। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया, इससे चार्ज फ्लो किया इधर क्यू, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गए? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, अर्थ से प्लेट के अंदर, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। नहीं समझे? क्यू चार्ज फ्लो किया ना अर्थ से प्लेट पे, प्लेट से अर्थ में प्लस क्यू चार्ज फ्लो किया, हाँ ठीक है सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से प्लेट में फ्लो किए, समझे? हाँ सर। सर हमने जो इनिशियली जो मतलब बिना ये किए अर्थ के जो 2 प्लेट्स थे वो दोनों के अंदर का पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना? इनका प्लेट का पोटेंशियल तो हम बता ही नहीं सकते,
क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इनफाइनाइट प्लेट मानते हैं। इनफाइनाइट प्लेट का पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल आप फाइंड कर ही नहीं सकते, पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड कर सकते हो। हाँ बराबर, हाँ ठीक है नहीं? लेकिन हाँ ये है कि मैं अगर जैसे मुझे प्लेट बी का पोटेंशियल मिल गया 0 है, तो प्लेट ए का पोटेंशियल बता सकता हूँ। बताऊं कितना है अभी इस केस में? हाँ सर। ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे आप, ये ए है और ये बी है, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या लिखोगे? ई, इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस बतानी पड़ेगी मुझे। मान लेते हैं डी है, आप देख रहे हो कि इनफाइनाइट प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, तो ई इंटू डी हाँ है ना। हाँ इस कॉन्सेप्ट, और ई कितना मिलेगा आपको यहाँ? क्यू बाई ए बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का ऐड कर लिया मैंने, क्योंकि इंडिविजुअल का कितना होगा? क्यू बाई ए टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 करूंगा ना, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है दोनों की, इंटू डी कर हाँ दिया। तो मुझे ये मालूम है कि इसका पोटेंशियल 0 है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि वी कितना है इस केस में। तो क्यू डी अच्छा बाई ए एप्सिलॉन नॉट है, तो इस केस में बता सकता हूँ क्योंकि मुझे बी का हाँ मालूम है समझा। इसलिए। तो ये पोटेंशियल है ए प्लेट का, ठीक है ना। हाँ सर। लेकिन ये तभी है जब हम लोग इसको इनफाइनाइट मानेंगे प्लेट को, क्योंकि उसी के लिए तो ये लिखा है मैंने, है ना हाँ भाई। बाकी लोगों को भी समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट? हाँ सर। लिख लीजिए तो। सर ऐसा हमेशा है ना, मतलब ये हमेशा एप्लीकेबल है ना, स्पेरिकल में भी है ना? क्या अब स्फेरिकल में क्या? स्पेरिकल में भी मतलब अगर किसी सरफेस को ऐसा पोटेंशियल 0 कर देंगे तो फिर उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा ना, मतलब अर्थिंग कर देंगे हाँ तो? हाँ, कोई भी मेटालिक इस पे, कोई भी मेटालिक बॉडी को अगर आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, उसका पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। ये पॉइंट लिखवाया मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में पॉइंट लिखवाया है, देखो आप पढ़ो। किसी भी कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, उसका पोटेंशियल 0 ही लिखना है। या किसी भी कंडक्टर को किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट करोगे, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना है। अब अर्थ का 0 होता है, इसलिए उसका भी 0 हो जाता है। ठीक है, नहीं समझे? हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। जैसे तीसरा कैसे मान लो, मान लो हमने इसको क्यू चार्ज दिया हुआ है ना, ये ए, ये बी और ये सी प्लेट है। इन दोनों बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d है। और इसको भी हमने, ये S2 है,
है ना, ये हमारे पास में दिए। तो अब क्या होगा, इस पे चार्ज 0, इसको अब हमें क्या फाइंड करना है कि S1 S2 को कनेक्ट करने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on the surfaces of the plates after closing the switch S1 and S2 simultaneously. ठीक है, ठीक है। ये मेटालिक हाँ प्लेट्स सर। है, ये भी लिख लीजिएगा, सरफेस ऑफ द मेटालिक प्लेट्स, तभी की बात करेंगे। सिंपल है, मतलब मेटल की बनी होगी, कंडक्टिंग होगी, तभी तो पॉसिबल है। लिख लिया? हाँ सर। ये कनेक्ट कर दिया, इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0 आउटर सरफेस पर, इस पे चार्ज नहीं मालूम, मैंने मान लिया Q1 है। अब सीधी सी बात है कि इस पे चार्ज माइनस Q1 ही लिखूंगा मैं, ये भी ध्यान रखना है ना। और इस पे चार्ज में इधर लिख लेता हूँ प्लस, टोटल चार्ज इस पे कितना बना रहना चाहिए, Q प्लस Q1 बना रहना चाहिए इधर, क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज कैपिटल Q होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ जो चार्ज आया माइनस Q प्लस Q1, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में अननोन Q1 ही है। अब Q1 कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि A का पोटेंशियल 0 है, B का पोटेंशियल नहीं मालूम है, इसका पोटेंशियल मुझे मालूम है 0 है, और मुझे ये भी मालूम है कि C का पोटेंशियल 0 है। तो इस साइड हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू Q1 बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, और इधर भी इस साइड में ऐसे लिखूंगा मैं, तो लिखूंगा VB माइनस VC इक्वल टू, क्या लिखेंगे, Q प्लस Q1 बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू 2D। अब आप देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो अल्टीमेटली क्या रहा, देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो 1 प्लस 2 करो तो VB कैंसिल आउट, और VA माइनस VC ये तो वैसे ही 0 आ गया, इक्वल टू ये आ जाएगा Q1D बाई A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q प्लस Q1 into 2D डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ सर। सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो D बाई ये तो सब कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इक्वल टू Q1 प्लस 2Q प्लस 2Q1, यानी Q1 इक्वल टू आ गया माइनस 2Q बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आ गया है, इसका मतलब यहाँ से चार्ज कितना फ्लो कर गया, 2Q बाई 3, है ना। अब अगर यहाँ से फ्लो कर गया तो फिर यहाँ टोटल चार्ज कितना था, Q था, इसका मतलब यहाँ से देखो चार्ज कितना फ्लो कर गया, Q बाई 3 फ्लो कर गया। तो टोटल चार्ज Q था, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया, Q तो फ्लो कर गया, लेकिन S1 S2 से चार्ज कितना फ्लो करेगा, फाइनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना है, तो इस पर कितना रह गया, देखो माइनस, है ना, माइनस Q बाई 3 रह गया, इधर क्या हो गया, माइनस 2Q बाई 3 हो गया। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ सर। तो ऐसे करना होता है। सर हम जैसे मतलब दो प्लेट्स के जो दो साइड्स फेस कर रहे हैं, हम उस पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस लेते हैं, उसका रीजन है कि वो कैलकुलेशन में आ जाता हाँ, उसका रीजन ये है कि अंदर ये तभी होगा जब यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए,
तभी अपने आप आ जाएगा, आप करके देखो। क्योंकि यहाँ देखो आउटर सरफेस पे चार्ज 0 है, अब इस पर देखो इसका और इसका मिला के 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका तो 0 आना ही आना है। देखो इनका भी करके देखो, उस पॉइंट पर 0 आ रहा है, इसलिए वो नेगेटिव पॉजिटिव चलता जाएगा वो। ये अच्छा डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को आप, अब वो अपने आप एडजस्टमेंट करेगा फिर। अब जैसे Q1 मान लो मैंने प्लस मान के किया था ए प्लेट पर, लेकिन आया तो -2q/3 है, इसका मतलब बी प्लेट के लेफ्ट सरफेस पर +2q/3 चार्ज है। हाँ सर। सर +2q/3 कैसे? टोटल q होना चाहिए ना इस पर b पर। वो लेफ्ट सरफेस पे होगा ना, उसके। अभी लेफ्ट वाला राइट वाला तो काउंट ही नहीं किया हमने। अच्छा और अभी फाइनल बताता हूँ ना मैं क्या होगा आंसर। सर जो आपने देखो, BA - VC = 0 लिखा है, तो BA 0 मतलब आउटर सरफेस पे 0 की पूरे मतलब पोटेंशियल बेटा मेटल प्लेट का एंड 0? मेटल के किसी भी पॉइंट के लिए इक्वी पोटेंशियल, इक्वी वॉल्यूम, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है ना, भूल गए क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर लिखा है तो था कि कंडक्टर का हाँ हाँ सरफेस सर, और उसका पूरा वॉल्यूम, सब जगह पोटेंशियल क्या हाँ होता है? सेम होता है कि नहीं होता है? सेम, हाँ हाँ समझा सर। एक लिखा है ना, सरफेस इक्वी पोटेंशियल होता है, उसका वॉल्यूम भी इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है। हाँ सर, हाँ। हाँ, क्या यार कमाल करते हो आप। सर अभी यही एग्जांपल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है तो सेम ही होगा। हाँ तो ये इधर हो रहा है, इसका इधर हो रहा है। हाँ सर। तो बट अगर ये फ्लो हम ऐसे चेक कर रहे हैं तो जैसे ए पे देखते हैं तो उसके राइट पे -2q/3 है और लेफ्ट में 0 है, तो उधर एक्चुअली +2q/3 जो था वो फ्लो कर गया, वैसा बोलना चाह रहे हैं ना हम लोग, मतलब वैसा पोटेंशियल। बोल लो, वैसा बोल लो। तो लेकिन फिर अगर उस पे देखा जाए तो q/2 चार्ज था उस पे, तो ऐसे तो हाँ सर वही मैं अगर आप कनेक्ट नहीं करते हो, ऐसे निकालोगे तो q/2 आ रहा है। तो ऐसे वो आप बोल रहे हो ना, मैं थोड़ी बोला मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब ये डिफरेंट केस ही है अर्थ करने का, तो इसलिए ऐसे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। आप लोग बहुत सोचते हो यार। लिख लिया सर। तो फाइनल अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कैसा होगा, देखो यहाँ 0 है, यहाँ 2q/3 आ रहा है ना, नहीं माइनस में आएगा यहाँ। तो यहाँ प्लस आ गया, तो फिर यहाँ कितना आ रहा है? इस पर भी प्लस आ रहा है, क्योंकि टोटल चार्ज क्यों होना चाहिए। तभी तो इस वाली प्लेट पे कितना जा रहा है? यहाँ 0 जा रहा है, और यहाँ -q/3 जा रहा है। ये S1 है, ये S2 है, ये हमारे पास आ गया। सर इसको हम ऐसे दो पैरेलल में कनेक्टेड कैपेसिटर जैसे भी देख सकते हैं ना? ना ऐसे भी देख लो, ये वैसे भी देख सकते हो, सही है। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल,
अगर इन दोनों को मान लो हमने कनेक्ट किया है ना, और अभी किसी को भी अर्थ नहीं कर रहे मान लो, और इसको मान लो हमने Q चार्ज दिया, इसको 2Q दिया, इसको 3Q चार्ज दिया मान लो, है ना। ये 1 प्लेट, ये 2 प्लेट, ये 3 प्लेट और ये 4 प्लेट। अभी अर्थ नहीं है, बिना अर्थ वाला कनेक्शन है। जब अर्थ करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारे पास में दिया मान लो, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो कुल मिला के कहानी ये है, टोटल चार्ज कितना है देखो इन पर 6Q। 6Q। इसका मतलब है इस पर 3Q गया और इस पर 3Q गया। अर्थ नहीं करेंगे ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगाना है, ठीक है। तो 3Q गया तो इसका मतलब इस पे कितना आना चाहिए, क्योंकि टोटल अब आप ये नहीं कह सकते लेकिन कि इधर चार्ज इधर 3Q आया तो इधर -2Q हो गया, नहीं ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लेट कनेक्शन में है, आपको नहीं मालूम। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ, इस पे मैं पोटेंशियल चार्ज सेम कर देंगे, Q1 मानूंगा, लेकिन अगर इस पर Q1 है तो फिर यहाँ क्या मानूंगा, -Q1। माइनस -Q1 मानूंगा। अगर -Q1 है तो फिर इधर क्या मानूंगा, 2Q प्लस Q1 2Q प्लस Q1 मानूंगा। तो फिर यहाँ कितना मानूंगा, माइनस ऑफ 2Q प्लस Q1। हाँ तो -2Q प्लस Q1। अब अभी इधर का भी नहीं कह सकता कितना है, तो इधर मैं Q2 मानूंगा, और अगर इधर मैं Q2 मानूंगा तो फिर इधर -Q2 मानूंगा। -Q2 लेकिन इस पे चार्ज क्या है, 3Q है, तो 3Q तो सारा इसका इधर ही चला गया। इसका मतलब Q2 तो 0 ही हो गया मेरे पास में। बात समझ में आ गई, Q2 तो 0 ही हो गया, हाँ हाँ है ना। इसका मतलब प्लेट जो 3 है उसका राइट सरफेस पर भी चार्ज क्या है, 0 है, और प्लेट 4 के लेफ्ट सरफेस पे भी चार्ज क्या है, 0 है। अब Q1 निकालना है, तो Q1 तो अब ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका मतलब मुझे डिस्टेंस से देनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ की डिस्टेंस D लेता हूँ और ये 2D लेता हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस पॉइंट और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम है, यानी V1 इक्वल टू V3 है। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, V1 माइनस V2 निकालूंगा। इधर की साइड में क्या हो जाएगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट D। फिर मैं V2 माइनस V3 निकालूंगा, तो क्या लिखूंगा, 2Q प्लस Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D हो गया। अब दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, तो V2 से V2 कैंसिल आउट हो गया और V1 माइनस V3 भी कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा। तो 1 प्लस 2 कर दो, क्या आ गया, 0 ही आ गया है। तो तुम्हारे पास आ गया Q1D बाई A एप्सिलॉन नॉट प्लस 2Q प्लस Q1 बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D। सॉल्व कर लो, Q1 आ गया, Q1 ही अननोन था, Q2 तो मिल ही गया अपने को यहाँ। तो इस तरह से करेंगे, समझ में आया लॉजिक? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अब मान लो इसमें से मैं प्लेट 2 को अगर अर्थ कर दिया, तो फिर जो आउटर प्लेट्स है ना 1 और 4 के आउटर सरफेसेस पे चार्ज क्या कर दोगे आप, यहाँ 0 कर दोगे, 0। और फिर उस हिसाब से चार्ज देते जाओगे, और ये देखना पड़ेगा कि दोनों मिला के चार्ज कितना हो रहा है ना, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ वैसे तो इससे से आना चाहिए ना, Q2 0 आ गया ना, तो यहाँ देखो इस पे चार्ज कितना है, इससे नहीं आ रहा है क्या, इस मेथड से भाई 3Q प्लेट 1 पे देखो 3Q प्लस Q1 और प्लस मतलब ये क्या है, माइनस के साथ है ना, माइनस के साथ लिखना पड़ेगा ना इसका प्लेट 3 का। तो माइनस क्या लिखोगे, 2Q प्लस Q1, लेकिन ये कैंसिल आउट हो गया ना, और ये इक्वल टू टोटल कितना आना चाहिए, क्योंकि दोनों इस पे चार्ज Q दिया था ना मैंने यहाँ, -2Q। तो आ भी रहा है ना, तो Q इक्वल टू Q आ रहा है, तो इसका मतलब उससे तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है, इससे तो नहीं हो पाएगा।
तो यही करना पड़ेगा। तो यहाँ से Q1 मिल गया आपको, बस ये आ गया आंसर। क्लियर है भाई? सर वो वाला मतलब एप्लीकेबल नहीं है ना, जब हम लोग अर्थ करते हैं तब हम लोग मतलब ये जो आपने किया 3Q और 3Q आउटर सरफेस पे, वो नहीं चलेगा ना जब भी किसी भी प्लेट को अर्थ किया तो? तब थोड़ी चलेगा, तब तो आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पे 0 0 देना है आपको। हाँ ठीक है। मैं करवा देता हूँ ना उसको भी, ठीक नहीं है ना क्योंकि वो हाँ सर लिख लिया। अब है ना, मिटा दो फिर इसको, वापस से शुरू करते हैं कहानी। हाँ सर। तो ये तो है हमारे पास में, ये हटाई देता हूँ मैं, दूसरे पे चलते हैं। क्या था, इसको क्या दिया Q, इसको कितना दिया था हमने, दूसरे प्लेट को नहीं दिया था ना। मान लो इसको अर्थ कर रहे हैं हम लोग, एक को ही ले लेते हैं और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। तो इसको कितना दिया Q, इसको इसको किसको दिया था हमने, प्लेट 1 है, मुझे बताएंगे थोड़ा, मैं भूल गया हूँ। प्लेट 1 को कितना सेकंड दिया वाले था को Q, 2Q दिया था सेकंड को और 2Q दिया फोर्थ था, वाले को फोर्थ 3Q दिया था। 3Q था, और इसको 3Q ना, नहीं फोर्थ फोर्थ वाले वाले को 3Q दिया था। ये हमारे पास में ऐसा है ना। और ये मैं 2D ले रहा हूँ और ये D ले रहा था मैं, और इसको मैं भी D ले लेता हूँ, ठीक है। अब 1 और 3 का तो पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, सेम ही है, इसमें तो डाउट ही नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, लेकिन अभी आप कुछ पता नहीं अपने को, तो इस पे 0 करूंगा, इस पे 0 करूंगा, बस इतना पता है। लेकिन ये पता चलेगा तो यहाँ से मुझे पता चलेगा इस पे 3Q है, क्योंकि टोटल चार्ज 3Q ही होना चाहिए, और अगर 3Q है तो फिर इस पर -3Q होना चाहिए। अब अंदर वाला नहीं बता सकता, मुझे कोई आइडिया नहीं, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि 1 और 3 का मिला के Q है, तो इस पर मैं मानूंगा Q1, तो मैंने मान लिया कि यहाँ Q1 है, तो फिर यहाँ क्या मानूंगा, -Q1 मानूंगा। अब कुछ नहीं कह सकता मैं, -Q। है ना, -Q1 मान लिया है ना। अब इस पर मैंने मान लिया कि +Q2 है, मान लो, इसका मतलब यहाँ -Q2 मानूंगा। क्लियर? अब ध्यान से देखो, 1 और 3 का टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, कैपिटल Q होना चाहिए, तो ऐड करो, तो Q1 -Q2 -3Q, और ये मिला के Q होना चाहिए। एक तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर कनेक्ट करने के बाद की बात बता रहा हूं मैं, है ना भाई, बात सुन में आई? हाँ सर Yes. समझिए। हाँ सर। अब 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, V1 - V2 इक्वल टू Q1 बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और 2 और 3 के बीच में भी लिखेंगे, तो V2 - V3 इक्वल टू Q2 बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D। आप देख रहे हो कि यहाँ क्या है, V1 इक्वल टू V3 है, दोनों का ऐड कर दो, तो एक इक्वेशन ये भी मिल गई, एक इक्वेशन ये, तो ये इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने। तो 1 + 2 करोगे तो अल्टीमेटली फिर से क्या आ गया, 0, और ये क्या मिलेगा, Q1D बाई A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 2D बाई A एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर लो, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, आपको Q1 Q2 ऐसे मिल जाएगा। अभी समझ में आ गया, ये भी एक केस बचा हुआ था, तो ये भी हो गया। ओके, यस और नो? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। लिख लो तो इसको, चलो आज इतना ही करेंगे।
सर आप ये 12th वालों का डीपीपीस करा रहे हो क्या उनको कुछ? अभी तो नहीं करवा रहा हूँ, अब देखूंगा। अभी तो वो अच्छा। मैंने उनको भेजा था, पीडीएफ भेजा था लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के, जो मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो अच्छा वही डिस्कस करूंगा, और शीट जो रह गई थी शीट डिस्कस कर रहा हूँ मैं उनके साथ में। ठीक है तो सर। ये जब कंप्लीट होगा हाँ तो सर, फिर मेरे को डीपीपी पूछ डिस्कस करूंगा मैं। सर वो आपको कहाँ से मिलता है वो लास्ट ईयर का? मतलब मैं देखा उसके अंदर 2019 का भी था ना क्वेश्चन। हाँ 2020 के भी। हाँ तो वो उससे क्या मतलब है आपको? तो ये चाहिए कि क्वेश्चन सर भेज दीजिए, अब कहाँ से मिला है वो तो उससे क्या लेना देना। नहीं नहीं सर, वो कैसा रहता फिर मैथ्स का भी ले लेते हैं पिछले ईयर का। हाँ मैथ्स में भी है ना, वो भी भेज दूंगा मैं। इस ईयर का 2020 का नहीं है मेरे पास। नहीं, मैथ्स केमिस्ट्री तीनों का है, वो दोनों भी भेज देता हूँ मैं। वो तो एवैडी सर ने भेजा होगा ना उसका, तो मेरे पास तीनों का ही पड़ा है, मैं तीनों ही भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे। हाँ सर। सर तो आप हमारा डीपीपी स्टार्ट कर दो ना आप। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बार लेकिन आप, अच्छा पर मेंस का ही हो तो पूरा, चलो वो भी कर लेना, वो भी डिस्कस कर लूंगा मैं, भेज देता हूँ आपको मैं। जो जो टॉपिक हो गए वो उसको भी करना शुरू कर दो आप, और डीपीपी भी कर हाँ लेंगे। और डीपीपी क्या उन्होंने उस दिन अपलोड ही नहीं किया, अभी देखना पड़ेगा मुझे। मैंने बोला था कोटा में भाई अपलोड कर दो डीपीपी, प्रॉब्लम ये आ रही है। वो तो सर सर वो तो मिल जाए, वो रेजो सर पे ना सारा डीपीपी, तो मैं उस पे ही मेरे पीडीएफ मतलब अभी उन्होंने फिजिकली सारा डीपीपी दिया भी नहीं है, तो रेजो सर से ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी जो डीपीपी है अच्छा उस पे है। ठीक है तो सर हम एडवांस से पहले सब चैप्टर्स की एचएलपी करेंगे ना? हाँ करेंगे ना। ये लिख लिया सबने? हाँ सर वो हो गया। चलिए तो फिर ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय ओके सर। बाय 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 सर। बाय बाय।